आपसे समझना चाहूंगा कि जो एक्सेसिबिलिटी की बात होती है कि और अभी का जो माहौल है जिसमें बहुत ज्यादा डिवाइड है, और उसमें एक्सेसिब मतलब कि नेबरहुड में स्कूल होना कितना इंपॉर्टेंट है, एक बात मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। दूसरा, अगर आप इसी में ऐड कर सकें कि जो खास कर करके इंग्लिश पे जो फोकस है वो शिफ्ट कर करके संस्कृत पे लाया जा रहा है, और हायर एजुकेशन में इसका इम्पैक्ट होगा कि अगर स्कूल लेवल पे इंग्लिश एजुकेशन जो है वो को नहीं मिलेगा, जबकि ऑलरेडी हम डिस्क्रिमिनेशन के केसेस कई सारे रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं वाइवा में, खास कर करके, क्योंकि आप एजुकेशन से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप हमें उस पे भी अपने पॉइंट्स बताएं प्रोफेसर। थैंक यू वेरी मच। सी, वन थिंग इज देयर कि एक चीज ये है कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर 20 साल बाद जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के को लेके गवर्नमेंट आती है। पुरानी गवर्नमेंट्स की एजुकेशन पॉलिसीज को न्यू गवर्नमेंट्स जो है वो रिवाइज करती है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ अटपटा हम लोगों को नहीं समझना चाहिए कि कुछ अटपटा है इसमें, नंबर एक। नंबर दो चीज जो है वो ये है कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 या 2020 जो हम लोग कह रहे हैं, उसको मुझे लगता है कि एक चीज ये समझने की जरूरत है कि इसको किस कॉन्टेक्स्ट में लाया जा रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट अपनी एजुकेशन पॉलिसी लेके आती है, वो उसकी जो विचारधारा है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो जो जिस भी पार्टी की, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जनरली, जो हम बहुत सारे देशों में ये देखते हैं जहां पर कम्युनिज्म आया वहां पर भी इस तरह से हुआ, और जहां पर मार्केट फोर्सेस जो है इंपॉर्टेंट करनी होती है सरकार को, तो वो वहां पर इस तरह से करती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर हम लोगों को एक चीज ये जो समझने की जरूरत है ये है कि जो 1990s के बाद इन पर्टिकुलर जो मार्केट फोर्सेस जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई, और मार्केट फोर्सेस जब इम्पोर्टेंट हो गई तो मार्केट जो वेलफेयर स्टेट है वो मतलब पीछे हटने लगा और मार्केट फोर्सेस आगे आने लगी। लेकिन इसके बीच में एक जो एक बड़ी चीज है, वो कॉम्पिटिटिव मार्केट के साथ में जो कुछ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है डिफरेंट कंट्रीज में आ रही हैं, तो वो अपने साथ जो है बहुत सारे जो पुराने बैगेज हैं वो भी लेके आ रही है। और इस जो नई पॉलिसी है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो मार्केट पे तो फोकस है ही। एक चीज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिनके बारे में नाज मैडम भी बात कर रही थी कि जो उसका कॉमर्शलाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है इस स्टेज पे। और जहां तक आपने जो बात पूछी मुझसे कि नेबरहुड स्कूल क्या इम्पोर्टेंट है, सर्टेनली एक बात ये जरूर है कि नेबरहुड स्कूल होते हैं तो बच्चे का स्कूल जाना आसान हो जाता है, पर्टिकुलरली जब हम गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज ये भी है कि नेबरहुड स्कूल्स की अपनी समस्याएं भी होती हैं, तो उन समस्याओं को भी मुझे लगता है कि एड्रेस करने की जरूरत है। जैसे अगर आप देखें कि जो नेबरहुड स्कूल होते हैं तो उनमें जनरली जो है जो लोकल लोग होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनको ही उनमें अपॉइंट कर दिया जाता है या उनकी ट्रांसफर वहां पे कर दी जाती है। तो उसकी अपनी समस्याएं भी होती है। मुझे लगता है कि नेबरहुड स्कूल जरूर होने चाहिए, लेकिन उसके साथ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करके ही नेबरहुड स्कूल को एक मतलब अच्छा स्कूल बनाया जा सकता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट या एज अ लैंग्वेज पे जो फोकस रहा है पुरानी पॉलिसीज का, उससे हटके ये जो नई पॉलिसी है उसमें संस्कृत पे मेजर फोकस है, और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर कहीं फोकस है तो वो फोकस है हिंदी पर। संस्कृत पर क्यों फोकस है, ये मुझे लगता है कि जैसा मैंने आपको आइडियोलॉजी की बात बताई थी, विचारधारा की बात बताई, वो ये जो सरकार है मुझे लगता है कि वो अपनी विचारधारा के आधार पर संस्कृत, क्योंकि
अगर आप संस्कृत को देखें भाषा के रूप में, तो संस्कृत भाषा जो है बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी में बोली जाती थी। और आज भी अगर आप देखना चाहें तो मुझे शायद मैं एक डेटा देख रहा था कि शायद 0.001% समथिंग ये लोग जो हैं संस्कृत भाषा को बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा को आगे लाने का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो विचारधारा है उसको समझने की जरूरत है। दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए कि मैं हायर एजुकेशन पे मुझे लगता है कि ज्यादा बात करूंगा। जो हायर एजुकेशन है, जो पिछले 60-70 सालों से जो रिजर्वेशन चला आ रहा है हायर एजुकेशन में, जिसकी वजह से आज जो है एक इफ नॉट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बट एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ बहुजन पॉपुलेशन वो दिखाई देता है हायर एजुकेशन के अंदर, वो प्राइमरीली जो है वो रिजर्वेशन के कारण है। और क्योंकि स्कूल लेवल पे तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती है, तो हायर एजुकेशन के लेवल पे जरूरत होती है। लेकिन ये एनईपी जो है ये रिजर्वेशन के बारे में एकदम चुप्पी साधे हुए है। अब ये पता नहीं है कि रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें एक चैप्टर है इक्विटी एंड इंक्लूजन पर। इक्विटी और इंक्लूजन वो कैसे होंगे, ये मुझे लगता है कि ये जब तक आप जो है स्पेसिफिक टारगेटेड ग्रुप को के लिए पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में या एजुकेशन हायर एजुकेशन में आए, तब तक मुझे लगता है कि सिर्फ नाम के लिए इक्विटी और इंक्लूजन कह देना मुझे लगता है वो मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए दूसरी और उससे अगली बात जो है वो ये है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में जो फोकस है, जैसा हम जानते हैं कि वो मार्केट पे हो गया है, और अगर मार्केट पे फोकस हो गया है तो स्कॉलरशिप देने की बात कर रही है। शायद एक स्कॉलरशिप पोर्टल बनाने की भी बात है, नेशनल स्कॉलरशिप फंड भी बनाने की बात है। लेकिन बात यह है कि आप इस फंड को क्यों बनाना चाहते हैं? क्या आप इसको लोन के रूप में देंगे, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब जो है गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जो है अब अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन में डालना चाहते हैं तो आपके पास अगर पैसे नहीं तो आप एजुकेशन लोन लीजिए। बच्चे बहुत सारे लोग जो है एजुकेशन लोन, तो हम लोग जो है उस दिशा में क्यों बढ़ रहे हैं जहां पर बच्चों को स्टार्टिंग से ही मतलब हायर एजुकेशन में अगर जाना है बच्चे को, अगर वो एवरेज बच्चा है, पहले क्या था कि एवरेज बच्चे भी हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे और अपनी स्किल्स को डेवलप करके वो फिर जो है फर्दर एजुकेशन में जाकर, और मैं बहुत सारे लोगों को एग्जांपल दूंगा, इवन मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूं कि हम लोग जो है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम से आए, मतलब नीचे जमीन पे बैठ के पढ़े और फिर जो है हायर एजुकेशन में आए। तो हम लोग जो है हम जो है स्कूल के लेवल पे बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं थे, बहुत हायर स्कोरिंग स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी थी, तो अपॉर्चुनिटी की वजह से हम मेरे जैसे बहुत सारे और लोग भी वो लोग हायर एजुकेशन में आ सके। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से अब किया जा रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको हायर एजुकेशन नहीं दिला सकते हैं तो आपको लोन लेना पड़ेगा। लेकिन लोन लेने की भी अपनी शर्तें होती हैं, लोन लेने की बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग लोन लेना नहीं चाहेंगे, और लोन किस तरह से मिलता है और किन लोगों को मिलता है वो भी मुझे लगता है कि एक देखने वाली जरूरत है। तो ये इस तरीके से जो मुझे लगता है कि जो एक बड़ा तबका जो बहुजन तबका है, जो रिजर्वेशन की वजह से या कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की वजह से हायर एजुकेशन में आया है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसको टैप करने की कोशिश है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। और उससे और आगे जो मुझे एक और चीज
जो समझ में आ रही है कि जो स्कूल एजुकेशन है उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि कहीं पे इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जिस रीजन और जिस कम्युनिटी के लोग स्कूल में ज्यादा हैं, उसी कम्युनिटी के लोग ही उन स्कूल्स में पढ़ाएंगे। लाइक ट्राइबल एरियाज हैं तो ट्राइब्स पढ़ाएंगे उनको। तो मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस प्रेसिडेंस है कि आप जो है उन्हीं कम्युनिटी के लोगों को पढ़ाने के लिए क्यों रखेंगे। इवन माइनॉरिटीज के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस के अंदर है कि इस तरह की जो है, क्योंकि उर्दू पढ़ाने वाले मुस्लिम होते हैं ज्यादा है, तो उर्दू पढ़ाने के लिए सिर्फ मुस्लिमों को ही रखा जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारी ट्रेडिशनल हायरार्कीज हैं उनको रीइंफोर्स करने का मुझे लगता है कि एक ये बड़ा तरीका है। उसके और कुछ चीजें जो है मैं हायर एजुकेशन के संदर्भ में जोड़ना चाहूंगा कि 3 तरीके के ये कह रहे हैं कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगी, टीचिंग यूनिवर्सिटीज होंगी एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस होंगी। तो जो आज का सिस्टम है हमारा, जहां पर कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और तो अब जो है क्या होगा हायर एजुकेशन में, रिसर्च यूनिवर्सिटीज एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो टीचिंग करेंगे लोग वो रिसर्च नहीं करेंगे, और जो रिसर्च करेंगे वो टीचिंग नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं किस तरह की एजुकेशन सिस्टम ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाना चाह रही है। अगर आप बड़े देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में, यूएस, यूके और कनाडा और कंट्रीज में जहां भी अच्छी एजुकेशन के लेवल पे चल रहे हैं, वो इस तरह का कोई डिमार्केशन नहीं है कि जो टीचिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो रिसर्च नहीं कर सकती हैं, या जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं वो टीचिंग नहीं कर सकती हैं। और उसके बाद ऑटोनोमस कॉलेज की बात की जा रही है कि जो ये कॉलेजेस हैं ये खुद डिग्री देंगे। अगर कॉलेजेस डिग्री देने लगे, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन मुझे लगता है 10 साल पहले एक केस आया था कि वहां पर जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनने लगी तो 2-2, 3-3 मकान कमरे के घरों में जो है यूनिवर्सिटीज बन गई, और बाद में यूजीसी को उनको कंपल्सरीली जो है उन पे पनिशमेंट देना पड़ा और उनको बंद करना पड़ा। तो अगर आप इस तरह से ऑटोनोमस कॉलेजेस बनाकर और कॉलेजेस को ये पावर दे देंगे कि आप डिग्री दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है ओवर द इयर्स, और आप अब इस चीज को एकदम दरकिनार करके एक दूसरा सिस्टम लेके आएंगे। मुझे लगता है कि इससे इससे आने वाले समय में मेरे ख्याल से जो है ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स या बहुत अच्छे आउटकम जो ये चाहते हैं कि लेके आएगी ये पॉलिसी, मुझे लगता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, उनमें टीचर्स का और स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। उस बारे में ये नई एजुकेशन पॉलिसी कोई बात नहीं करती है। जो टीचर्स और अगर स्टूडेंट्स जो हैं पार्ट नहीं बनेंगे डिसीजन मेकिंग बॉडीज का, और एक इन्होंने नया टर्म दिया है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन होंगे, जैसे आप मतलब ये बहुत उस तरह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात जब आप एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं तो कम से कम आपको एजुकेशनिस्ट्स को उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। आप अगर ब्यूरोक्रेट्स को कहेंगे कि आप जो है एजुकेशन सिस्टम में जो है जाके इसको दुरुस्त करने की कोशिश करिए, या इसको चलाने की भी कोशिश करिए, दुरुस्त तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में जब ब्यूरोक्रेट्स
जाकर वाइस चांसलर बनते हैं और या मेजर जनरल्स को वाइस चांसलर बना दिया जाता है तो क्या होता है वहां पर। तो आप रेजिमेंटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए आपको जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंदर नहीं होंगे तो कौन होगा। मतलब आप किस तरह की एजुकेशन लाना चाहते हैं पूरे देश के अंदर, ये मुझे लगता है कि ये सोचने की जरूरत है और इस पे सरकार को भी समझने की जरूरत है कि हम इस तरह की चीजें क्यों करना चाहते हैं। उसके मुझे लगता है कि मैं इतना फिलहाल कहूंगा, बाकी अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस हो तो फिर बात की जा सकती है। जी, और बहुत ये फेयर पॉइंट भी है, बट आगे जाने से पहले मैं आपसे एक बार जस्ट जो जो सवाल था उस पे मैं आपसे क्विकली उसका आंसर चाहूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है कि अगर इंग्लिश पढ़ने का मौका नहीं मिलता है और फिर हायर एजुकेशन में आते हैं और फिर वाइवा में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो और अभी अगेन जब इंग्लिश को बिल्कुल हटा दिया जा रहा है, उस तरीके से प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, तो उसका क्या असर पड़ेगा हायर एजुकेशन में, स्पेशली जब आप वाइवा देने के लिए जाते हैं बहुत देखिए जो एक बात जो है वो ये है कि इंग्लिश जो है एक तरीके से अब ग्लोबल लैंग्वेज है। आप न केवल मतलब बाहर, बल्कि आज की डेट में अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो अगर आप इंग्लिश की जानकारी नहीं रखते हैं तो आपके पास लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। आप किन बुक्स को पढ़ेंगे? अगर आप हाबरमास को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप दरिडा को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके ट्रांसलेटेड वर्क्स नहीं है। जिन लोगों ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है एजुकेशन के फील्ड में, अगर आप उन वर्क्स से ही, उन स्टडीज से ही महरूम हो जाएंगे तो आप कैसे, मतलब किस तरीके से आप जो है compete करेंगे उन लोगों के साथ। और ये सर्टेनली ये जो डिस्क्रिमिनेशन होगा उन लोगों के साथ जो वर्नाकुलर लैंग्वेज से आते हैं। जैसे मैं क्योंकि जेएनयू में मैं पढ़ाता हूं तो जेएनयू के संदर्भ में मैं एक बात कर सकता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जेएनयू में आते हैं, बहुत सारे हिंदी लैंग्वेज से भी, हिंदी मीडियम से आते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन जेएनयू एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपको देता था, अभी तो कहना चाहिए कि जिसमें कि उस तरह की वर्नाकुलर लैंग्वेज से आने वाले लोगों को वहां पर रेमेडियल क्लासेस के थ्रू, स्पेशल अटेंशन के थ्रू टीचर्स खुद जो है स्टूडेंट्स को बुला कर बताते थे कि आप इस तरह से करिए, आप इस तरह से करिए, आप ये चीज पढ़िए, ठीक है। तो अगर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज, अगर आप उसको इतना पीछे छोड़ने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो बहुजन समाज के स्टूडेंट के साथ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज के बच्चों के साथ, क्योंकि ज्यादातर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कौन है, ये बेसिकली यही बच्चे हैं। और ये बच्चे जो एस्पिरेशनल क्लास जो जिसको कह रहे हैं हम लोग, अगर वो एस्पिरेशंस रखते हैं कि हमें हायर एजुकेशन में जाना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप उस चीज से भी अब उन लोगों को महरूम रख देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे ये लोग जो हैं वो तो हायर एजुकेशन में आ ही नहीं पाएंगे। आप एक तरफ तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कर रहे हैं कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं। जो इवन जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि सेल्फ फाइनेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए सेल्फ फाइनेंसिंग में कौन जाता है। अगर आप उन बच्चों का बैकग्राउंड देखेंगे कि सेल्फ फाइनेंस की शिक्षा कौन ले रहा है, तो आप पाएंगे कि वो ज्यादातर जो अमीर घरों के बच्चे हैं, जो सक्षम लोग हैं, वही सेल्फ फाइनेंस में बच्चों को भेज पा रहे हैं। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन की मुझे लगता है कि ये परत दर परत जो है डिस्क्रिमिनेशन के
नए नए आयाम जो है शुरू किए जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। जी जी, किन के लिए बना ये ड्राफ्ट, यही सवाल है। और इसी का हम अपने लगातार एपिसोड सीरीज में इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिर किसके लिए बना है, जो अगर बहुजन के लिए नहीं है, जो जो जी। और उसके बाद इसको ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीयकरण होना है और नेशनलाइज करना है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप नेशनलाइज कर रहे हो, कह रहे हो, और उसके बाद आपने इस पूरे प्रोसेस से प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बाहर रखा है, जो कि सबसे ज्यादा करप्ट, जहां पे सबसे ज्यादा मनमानी, जहां पे सबसे ज्यादा पैसों का धंधा होता है, एजुकेशन का धंधा होता है। अगर मैं इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं तो वो बिल्कुल धंधा होता है। और अब जो कि पब्लिक पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो कि ऑलरेडी वीकेंड था, और जिसमें जो क्या कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कुछ अच्छी चीजें लाई गई जिससे उसको मजबूत कोशिश की गई, और मैंडेटरी कंपलसरी करने की कोशिश करी कि जहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। और 2020 में इस तरीके का ड्राफ्ट ला करके उस पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये ड्राफ्ट, अगर ये बहुजन के हक में नहीं है, देश के हक में नहीं है, और ये देश ही नहीं, मतलब अगर बहुजन नहीं इसमें शामिल, देश है किसका? कौन है जिसको अगर वो देश कर रहे हैं? वो अगर 3%, 2%, 4% ब्राह्मण को सिर्फ देश के वो कह रहे हैं, तो वो प्लीज ये पॉलिसी अपनाए और उनके लिए ही रखें, और इसको पूरी की पूरी इसको ना ही नेशनल कहें और ना ही उसको जबरदस्ती बहुजन पे प्रेशराइज और उनको करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। बहुजन डिजर्व करता है अच्छी एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, वो पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं। और इतने सालों के बाद अब वो किसी भी तरीके से वापस बैकफुट पे नहीं जाने वाले हैं। अगर जन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो जन आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन ये किसी भी सूरत में ये ड्राफ्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।